everyone, welcome back to my channel Study Glow by Saraswati Sharma. Today episode is very important for those students who desire to build a successful career in the field of assistant profession. और आज के इस एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जरूरी होता है। इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर विनायक साहू। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल। मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारे व्यूवर्स को आपके एकेडमिक बैकग्राउंड और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के बारे में जान सकें। जी मैम, मेरा नाम डॉक्टर विनायक साहू है। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम मॉडल कॉलेज रायपुर में काम कर रहा हूँ और मेरा डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री। ओके। सर, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी कैसी रही हम जानना चाहेंगे। जी, तो मैं स्टार्ट करूंगा अपने स्कूलिंग से। तो मेरी स्कूलिंग हुई है ग्राम सुपेला जो कि धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है और छोटा सा गांव है, वहां से मैं पढ़ा हूं। कक्षा 1 से लेके 10वीं तक, क्लास 1 से 10 तक मैं गांव में पढ़ा। उसमें भी पहले से लेके 5वीं तक की क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं। फिर 6वीं से 10वीं मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूं। फिर 11वीं 12वीं की पढ़ाई के लिए अपन 10 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे। एक गांव है बखारा, उस समय, अभी तो नगर पंचायत बन गया है। तो उसके बाद 12वीं पढ़ने के बाद मैं बीएससी करने साइंस कॉलेज रायपुर आया। तो साइंस कॉलेज रायपुर जब आया तो हमारी पढ़ाई पूरे गांव में हिंदी मीडियम में हुई थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि वहां मैं गया तो बच्चे इंग्लिश में बात करते थे, प्रोफेसर इंग्लिश में पढ़ाते थे। कुछ क्वेश्चन एक दूसरे के बीच उनका होता था तो हमको समझ नहीं आता था ये क्या बोल रहे हैं। सब्जेक्ट थोड़ा समझ आता था। तो धीरे धीरे फिर हम लोग पढ़ना चालू किए कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे डेवलप किया जाए अपने आप को। तो धीरे धीरे हिंदी मीडियम पे इंग्लिश मीडियम में कन्वर्जन हुआ। तो बीएससी तक तो थ्रू आउट हिंदी मीडियम था। फिर एमएससी के लिए मैं रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के टीचिंग डिपार्टमेंट से मैंने एमएससी किया। वहां जाके हमको समझ आया कि अब एमएससी करना है तो हमको इंग्लिश सीखना पड़ेगा और इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो वहां तक 2013 से 15 तक मेरी एमएससी वहां से है। वहां जाके हमको गाइडेंस मिला कि आगे नेट का एग्जाम होता है, गेट का एग्जाम होता है, उसके बाद पीएचडी होती है, पीएचडी स्कॉलर से देखे। तो उसके बाद एमएससी के तुरंत बाद हम लोग नेट का प्रिपरेशन करने लगे। नेट प्रिपरेशन करने के बाद एमएससी के बाद तुरंत नेट क्वालिफाई हो गया। अब देखे कि आगे क्या करना चाहिए। तो आगे एनआईटी रायपुर से मैंने पीएचडी करी। तो 2016 में मैंने पीएचडी ज्वाइन करी। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है 2019 में आई। तो उस वैकेंसी में मैंने उसका एग्जाम कोविड के टाइम में हुआ 5 नवंबर 2020। और मैं बताना चाहूंगा कि उस समय जब एग्जाम का डेट आया तो ये लगभग 3 अक्टूबर 2020 को डेट आया होगा, जस्ट 1 महीने पहले, अचानक से जब सेकेंड वेव चल रहा था। तो उस समय जिस दिन एग्जाम का डेट आया और मैं उस समय कोविड टेस्ट कराया तो उस समय मैं कोविड पॉजिटिव था। उस क्वारंटाइन टाइम में मैं पढ़ाई किया हूँ। मेरा भाई भी मेरे साथ रहता था, वो भी पॉजिटिव। हालत थोड़ी गंभीर थी, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग यूट्यूब में कुछ टेक्निक्स देखते, ऑक्सीजन जो बूस्ट हो जाए ऑक्सीजन लेवल, ये सब करके, काढ़ा पी के, योगा करके उस समय, उस कठिन समय में पढ़े हैं। और उसके बाद 5 नवंबर 2020 को मैंने पेपर दिलाया। पेपर काफी अच्छा गया। पेपर जाते ही मेरे को ऐसा हो गया था कि मतलब 220 नंबर हो रहे हैं 300 में से, तो इस बार तो मतलब अपन आराम से बन जाएंगे। तो ये मेरी जर्नी रही मैम। उसके बाद इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू भी अच्छा गया और मैंने पूरे छत्तीसगढ़ में फर्स्ट रैंक लाया केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो ये मेरी जर्नी रही। तो ये कौन सा एग्जाम था आपका? ये सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019। सर, आपने और भी कुछ एग्जाम क्वालिफाई? मैंने 5 नवंबर को अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था। उसके बाद हम लोगों का एग्जाम था एक 23 नवंबर 2020 को एक एग्जाम हुआ जिसको असिस्टेंट जियो केमिस्ट, ये WRD का था, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। उस एग्जाम में पूरे छत्तीसगढ़ में केवल एक पोस्ट था और लगभग उस एग्जाम में फॉर्म डालने वालों की संख्या 1000 थी। तो उस
एक पोस्ट को भी मैं क्वालिफाई किया, फर्स्ट रैंक लाया उसमें, मतलब एक ही पोस्ट था, मैं ही सेलेक्ट हुआ। मैं वो जॉब ज्वाइन किया अक्टूबर 2021 में मैं वो जॉब ज्वाइन किया। उसके बाद 6 महीने करने के बाद जब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग आई तो मैंने वो जॉब से रिजाइन देकर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट था। मैंने पीएचडी कर रखी है, टीचिंग में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने उस जॉब को क्विट किया और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ओह दैट ग्रेट सर। वो कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, चैलेंजेस चाहे कितने भी हो बट तभी चैलेंजेस को ओवरकम करके सर आज अपने एक पोजीशन पे है। और राइट नाउ सर ने बताया है कि सर आज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं, तो ये बहुत ही काफी तारीफें हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आपने हमारे व्यूवर्स को अपने चैलेंज के बारे में बताया, अपनी लाइफ के जर्नी के बारे में बताया, ये काफी इंस्पिरेशन है। थैंक यू मैम। सर आमतौर पे लोगों को ये लगता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रोल है वो सिर्फ एक क्लासरूम टीचिंग तक का ही है। एक्चुअली में इसकी क्या रियलिटी है, डेली बेसिस पे इनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मैम टीचर तो हम हैं ही, बच्चों को पढ़ाना हमारा काम ही है, लेकिन उसके अलावा हम बच्चों के मेंटर भी हैं और एक टाइप के बच्चों के गार्जियन भी हैं। क्योंकि बच्चे स्कूल से निकलकर कॉलेज में हैं, अब मैच्योरिटी उनमें आने लगी है, तो उस मैच्योरिटी को हमको देखना है बच्चों को, और नहीं हो रहा है उनको सिखाना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। चाहे वो करियर का गाइडेंस हो या कोई बच्चों को रिसर्च करना हो, कोई प्रोजेक्ट करना हो, कोई एग्जाम का गाइडेंस हो, तो इस टाइप से, या कोई बच्चे पुअर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस कैसे बूस्ट करना है, कैसे तैयारी करना है, मतलब ये बच्चों का गाइडेंस करने का काम, मेंटरशिप का काम भी हम लोगों का होता है। टीचिंग तो करते ही हैं, टीचिंग तो हमारा काम ही है। जी। तो टीचर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है काफी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इनकी हेल्प से ही बच्चों का कैरियर बिल्ड होता है। तो बिल्कुल टीचर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ही टफ है। ये आप सभी को पता है कि एक टीचर के हेल्प से ही आज हम जो कुछ भी है, तो विदाउट टीचर ये पॉसिबल नहीं है ना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का रोल सिर्फ टीचिंग तक का ही नहीं है, ये बच्चों को गाइडेंस भी करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों के लेवल के हिसाब से। कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा कम होते हैं, ये सब कुछ आइडेंटिफाई करके एक टीचर उन्हें स्ट्रॉन्ग कैरियर के लिए रेडी करते हैं। राइट, ओके। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? गुड क्वेश्चन मैम। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी बोले तो या तो आपके पास सेट होना चाहिए, सेट एग्जाम, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या तो नेट होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या तो पीएचडी, तीनों में से कोई एक। तो सेट का ये स्पेसिफिसिटी है कि जिस स्टेट का आप सेट क्वालिफाई किए हैं उसी स्टेट में आप एग्जाम दिला सकते हैं। तो और नेट का ऐसा है कि कोई भी स्टेट में आपकी वैकेंसी आई वहां आप दिला सकते हैं। पीएचडी के साथ भी वही है, पीएचडी आप जहां भी वैकेंसी आई दिला सकते हैं। तो सेट स्टेट के लिए है, स्पेशल स्टेट के लिए, और नेट और पीएचडी आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप एग्जाम दिलाना चाहें दिला सकते हैं। उसके बाद अपन को एग्जाम दिलाना पड़ता है, सीजीपीएससी, अपने स्टेट का बोलो स्टेट पीएससी वो एग्जाम लेती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो मार्किंग पैटर्न उसमें ऐसा रहता है कि उसमें छत्तीसगढ़ का जीएस, छत्तीसगढ़ का मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ का जीएस 50 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन के 2 नंबर रहते हैं, तो 100 नंबर के जीएस के हो गए, और 100 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के आते हैं जो केमिस्ट्री है, और वो भी 2 नंबर के रहते हैं। तो 200 नंबर का केमिस्ट्री हो गया, 100 नंबर का आपका जीएस हो गया, टोटल 300 मार्क्स के एग्जाम्स हैं। अब वो प्रीलिम्स है हमारा, प्रीलिम्स, तो उसमें फिर आप दिलाएंगे तो एक कट ऑफ तैयार होगा। तो जितने पोस्ट होंगे उसके समझिए 3 गुना, एक पोस्ट है उसके अगेंस्ट 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो वो शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 30 मार्क्स का हुआ था हमारे समय पे, ये चेंज भी हो सकता है आगे चल के। तो उसमें से मार्किंग होती है मैम, और वो तीनों मिला के मेरिट बनता है। तो इसमें बच्चों को कई को कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर जीएस, सेकंड पेपर हमारा सब्जेक्ट है मैम। तो दोनों पेपर में जब पेपर अलग अलग हो रहे हैं तो दोनों पेपर में इंडिविजुअली हमको क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाई मतलब एक कट ऑफ होता है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 33% मार्क्स लाने ही हैं, और रिजर्व कैटेगरी को 23% मार्क्स ये अपने को लाने हैं। उसके आगे
जितना ला सकें आप, तो उसके हिसाब से टॉप टू बॉटम हमारा मेरिट बनता है। ओके। तो कुछ एग्जाम तो आपको क्वालिफाई करने होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, सर ने अभी आपको गाइड किया कि अगर हम अपने एग्जाम को, अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते हैं, जैसे कि बच्चों का ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, अगर समटाइम ऐसा हुआ कि हम उसे क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो हमारे पास और भी क्या बैकअप ऑप्शन होना चाहिए? उन बच्चों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे ताकि वो डीमोटिवेट ना हो? जी मैम, सबसे पहले तो अगर हम लोग कहीं असफल हो गए, फेल हो गए, तो हमको समटाइम ऐसा होता है कि हम असफल हो जाते हैं, तो हमको फिर से दोबारा पुनः मतलब हमको और प्रयास करना चाहिए और ज्यादा मेहनत करना चाहिए ताकि हम सफल हो सके। लेकिन इस बीच जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर टाइम लैप है। जैसे कि 2009 की पीएससी थी, तो 2009 की एक पीएससी थी जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर लोग आए, 12 में पोस्टिंग हुई। ऐसे ही 2014 की पीएससी थी जिसमें 17 में पोस्टिंग हुई, और एक हम लोगों की पीएससी है 2019 की जिसमें 22 में पोस्टिंग हुई। और उसके बाद से अभी कोई वैकेंसी फिलहाल तो नहीं आई है। तो एक टाइम लैप है। अब उस दौरान कई बच्चे नेट क्वालिफाई हुए, कई बच्चे सेट क्वालिफाई हुए, कई बच्चों ने पीएचडी कर रखी है। तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पिछला पीएससी का एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं। तो उनके लिए बैकअप ऑप्शन मैं बोलूंगा, तो बैकअप ऑप्शन हमको शुरू से तैयार करना चाहिए। जैसे कि अभी जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होंगे उनको मैं ये बोलूंगा कि आप इंडिया जीएस और जितने भी रीजनिंग एप्टीट्यूड्स हैं, मतलब ये मैं कह दूं कि मोटा मोटी पीएससी का सिलेबस या यूपीएससी का सिलेबस आप ग्रेजुएशन करते करते धीरे धीरे बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ के रखें। तो आप क्या है, वन डे एग्जाम, छोटे मोटे वन डे एग्जाम जो सीजी व्यापम के होते हैं और कुछ डिपार्टमेंट के होते हैं, एसएससी वगैरह के होते हैं, रेलवे वगैरह के होते हैं, ग्रुप बी, तो इन सब पोस्ट में आप जा सकते हैं। तो ये आपका बैकअप ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक बंदा पीएचडी करने के बाद केवल और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर ही बने ऐसा नहीं है। तो उसके अलावा और ऑप्शन मैं बता सकता हूं आपको कि आप साइंटिस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। डीआरडीओ, बार्क है, इसरो है, यहाँ साइंटिस्ट केमिस्ट्री के फील्ड में साइंटिस्ट का वैकेंसी निकलती है, यहाँ आप कर सकते हैं। सीएसआईआर के लैब्स हैं, और जितने भी आपने पीएचडी कर रखी है, पीएचडी के बाद आप पोस्ट डॉक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कहीं अच्छे जगह से पोस्ट डॉक करके फिर साइंटिस्ट के पोजीशन पे या प्रोफेसर के पोजीशन पे अच्छे इंस्टीट्यूट पे आप जा सकते हैं। आईआईटी है और कई जगह है, एनआईटी है, आईसर है, नाइसर है, ये ऑप्शंस हैं। तो ये पीएचडी करने के बाद के ऑप्शंस हैं। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसमें सफल नहीं हुए, तो बिल्कुल निराश नहीं हुए, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हमें उसको भी अपने लिस्ट पे रखना चाहिए। सर, मैं अगर आपसे कहूँ कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पिरेंट है उनके लिए आप एक लाइन मोटिवेट कीजिए उन्हें, तो आप क्या बोलना चाहेंगे आप उन्हें? देखिए, खुले आंखों से सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करिए। यस सर। आपके सपने हकीकत में बहुत जल्दी बदलेंगे, यही आपके लिए शुभकामनाएं। मेरे से कोई गाइडेंस चाहते हैं, मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं केमिस्ट्री के फील्ड में वीडियोस अपलोड करता हूं। मेरा चैनल का नाम है केमहोलिक विनायक, और आप मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक में मैं मिलूंगा विनायक साहू के नाम से, और मैं इंस्टाग्राम पे मिलूंगा vinayak.sahu.121। थैंक यू वेरी मच सर हमारे इस एपिसोड में आने के लिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को आज का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वो क्लियर हो गया होगा। अगर उसके बाद भी आपके पास कुछ क्वेरीज है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सर। थैंक यू।